हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमेडी। तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था और यूनो फाइनली मिल लेते हैं विजिट किंग से एंड फिर विजिट किंग इन दोनों को एक पार्टी में लेके जाते हैं, लेकिन फिर उनको एक काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है एंड ये सारे लोग आस्था का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन हमारे आस्था भाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बचपन से ये सब सुनता है एंड वो मस्त अपना खाना खा रहा होता है। लेकिन जब बात उसके दोस्तों पर आती है और ये सारे लोग उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने लगते हैं, तब आस्था चढ़ जाता है अपनी टेबल के ऊपर अपनी तलवार निकाल के एंड तीन कैप्टन के सामने बोलता है, याद रखना मुझे तुम सब, मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन तुम सबको हरा के बनेगा विजिट किंग। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो आस्था की बात सुनते ही नोएल का भाई सॉलिड और उसकी बहन नेब्रा हंसने लगते हैं एंड क्लॉस सोचता है कि अब तो आस्था पक्का मरेगा। तुम विजिट किंग सुनो, आप सबने एक कॉमनर कुत्ता विजिट किंग बनेगा एंड तभी ये दोनों आस्था के ऊपर अपना मैजिकल अटैक यूज कर देते हैं। लेकिन आस्था अकेले सिर्फ एक बार में इन दोनों के अटैक को खत्म कर देता है। ये दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि नहीं, ये बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है एंड तभी एल्केडोर अपने मैजिक से आस्था को पकड़ लेता है। आस्था सर प्लीज आस्था को छोड़ दीजिए, चुप रहो, इसने जो गलती की है उसके लिए इसको मौत ही मिलेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने एल्केडोर, इस कुत्ते को तो मौत मैं दूंगा। एंड तभी सॉलिड अपने मैजिक से आस्था को, जो खुद उसके किंगडम का मैजिक नाइट है, उसे खत्म करने वाला होता है। नहीं भैया मरो बच्चे। एंड सॉलिड आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है। हमारा यूनो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी ग्रिम वॉर्ड निकालने वाला होता है, लेकिन हमारे आस्था भाई को जरूरत ही नहीं है भाई मदद की। उसकी दूसरी स्वॉर्ड कब काम आएगी? एंड आस्था अपनी दूसरी स्वॉर्ड से एल्केडोर के मैजिक को खत्म कर देता है एंड सॉलिड के मैजिक को वापस उसी के ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है एंड सॉलिड उस अटैक से अपने घुटनों पर आ जाता है। क्या एक कॉमनर मुझे घुटनों पे ले आया? एंड आस्था अपनी दोनों स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है, मानो कह रहा है कि आ जाओ जिसको आना है। लेकिन तभी अचानक से नोएल का भाई सिल्वर ईगल स्क्वाड का कैप्टन अपनी मैजिकल पावर दिखाता है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि उस पूरे कमरे की हवा बदल जाती है एंड वो पूरा का पूरा कैसल हिलने लगता है। एंड आस्था को अब समझ में आता है कि आखिर एक मैजिक नाइट स्क्वाड का कैप्टन कितना स्ट्रांग होता है। एंड आस्था को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है, तो किस तरह से मैं तुमको पनिश करूं सिल्वर फैमिली की बेइज्जती करने के लिए। एंड आस्था चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है, नहीं हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना आस्था मारा जाएगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल। एंड तभी नोजेल उल्टा घूमता है तो देखता है फुगिलियन क्रिम्सन लायंस का कैप्टन उसे रोक देता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नोजेल, तुम एक बच्चे के ऊपर अपनी मैजिकल पावर यूज कर रहे हो, अपने काम से मतलब रखो फुगिलियन। एंड तभी आस्था के पीछे फुगिलियन का भाई लियोपोल्ड आके खड़ा हो जाता है। सही कहा था मिमोसा ने, तुम तो बहुत फनी हो। पास्ता 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 नहीं आस्था, अच्छा नाश्ता, तुम मुझे पसंद है, आज से तुम मेरे राइवल हो। चलो देखते हैं हम दोनों में पहले विजिट किंग कौन बनता है। माफ करना भाई लेकिन मेरा राइवल वो है यूनो। कोई नहीं खस्ता, आज से मैं भी तुम्हारा राइवल हूँ, ठीक है। नोएल और क्लॉस दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो आस्था बच तो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। विजिट किंग ने खुद उस बच्चे को बुलाया है, तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस बच्चे की। क्या एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी एक कॉमनर की इज्जत की बात कर रहे हो तुम सारे क्रिम्सन लायंस के लोग बिना दिमाग के ही पैदा होते हैं क्या? क्या बोला तुमने? जो तुमने सुना। एंड ये दोनों अपनी मैजिकल पावर अनलीश कर देते हैं, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि आस्था को यकीन नहीं होता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये दोनों तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन तभी एक गार्ड जो एकदम डरा हुआ होता है वो दरवाजा खोलता है। सर रॉयल कैपिटल के ऊपर अटैक हो गया है, हमारे क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक हो गया है। क्या? किसने किया? इधर हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर एक आदमी ने अटैक कर दिया होता है जिसका नाम डेड होता है एंड इसके पास मैजिकल पावर होती है ज़ॉम्बीज़ को समन करने की, जो मर ही नहीं सकते चाहे उन पर जितना अटैक करो। एंड इसीलिए ये सारे मैजिक नाइट डेड को रोक नहीं पा रहे होते एंड वो पूरा का पूरा क्लोवर किंगडम तबाह कर रहा होता है और क्लोवर किंगडम के लोगों को मार रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? क्लोवर किंगडम के ऊपर कोई अटैक करे और हमें पता भी ना चले। हमारे क्लोवर किंगडम को तो मैजिक नाइट्स अपने बैरियर से बचा के रखते हैं। जरूर से ये किसी क्लोवर किंगडम के अंदर के आदमी का काम है, लेकिन कौन है जो क्लोवर किंगडम को अंदर से धोखा दे रहा है? एक मिनट, ये सब सोचने का टाइम नहीं है अभी, लोग वहाँ बाहर मर रहे हैं। आप लोग करो सोच विचार, मैं तो जा रहा हूँ लोगों को बचाने। ओए पागल लड़के, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कहाँ जाना है? हाँ मैं वही जाऊंगा जहाँ पर लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। एंड ये कह के आस्था वहाँ से निकल जाता है। मुझे नाश्ता सच में बहुत पसंद है, रुको मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। रुको लियो। लेकिन लियो भी आस्था के पीछे निकल जाता है। ध्यान से सुनो मैजिक नाइट्स, टाइम आ चुका है, क्लोवर किंगडम को हमारी जरूरत है। मैं आस्था और लियो के पीछे जा रहा हूँ। नोएल तुम भी मेरे साथ चलो और आप सब लोग चारों दिशाओं में फैल जाइए, एक भी दुश्मन बच के जाने ना पाए। मुझे ऑर्डर मत करो फुगिलियन, मैं अकेला ही उन सब के लिए काफी हूँ। एंड ये सारे लोग बाहर निकल जाते हैं क्लोवर किंगडम को बचाने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं टेबल के नीचे से निकलती है चार्मी, जो चुपचाप खाना खा रही होती है। पता नहीं ये कहाँ से आ गई है। ठीक है मुझे भी जाना चाहिए शायद लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तभी चार्मी को किचन से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक काम करती हूँ, पहले किचन साफ कर देती हूँ, उसके बाद जाऊंगी, खाना वेस्ट हो जाएगा फालतू। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग पूरी जान लगाकर क्लोवर किंगडम को बचा रहे होते हैं, बट उन लोगों के अटैक्स इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते क्योंकि ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं। एंड इधर हम देखते हैं डेड ने एक छोटी सी बच्ची को पकड़ लिया होता है। क्यों छोटी बच्ची, तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होता है? नहीं मुझे नहीं पता है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जान जाओगी तुम। नहीं प्लीज। एंड
एंड डेड इस बच्ची को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था वहाँ पर पहुँच जाता है। उस लड़की से दूर रहना वरना तुम्हें पहले पता लग जाएगा कि मरने के बाद क्या होता है। एक ब्लैक बुल्स जैसी घटिया स्क्वाड का मेंबर मुझसे कह रहा है कि वो मुझे हराएगा, मेरी आर्मी से लड़ो पहले। लेकिन तभी डेड देखता है कि आस्था ने पहले ही उसकी पूरी आर्मी निपटा दी होती है एंड ये लड़की आस्था के पास आ जाती है। ये कैसे किया इस लड़के ने? मेरे ज़ॉम्बीज को इसने सुला कैसे दिया? क्योंकि असल में आस्था की स्वॉर्ड एंटी मैजिक होती है एंड ये ज़ॉम्बीज तो बने मैजिक के ही हैं, इसीलिए ये ज़ॉम्बीज आस्था के सामने कुछ भी नहीं थे। चिंता मत करो बच्ची, मेरे रहते तुम्हें ये छू भी नहीं सकता। अच्छा मैं समझ गया तुम कौन हो। तुम वही हो जिसने आइस को हराया था, एक मैजिकलेस लूजर जिसके पास एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है। एंड आस्था डेड की तरफ अपनी तलवार लेके भागता है, लेकिन तभी डेड अपने 4 सुपर सोल्जर्स में से एक सोल्जर को समन कर देता है। बाहर आओ सोल्जर नंबर 4, जिसका नाम जिमी होता है। एंड जिमी का अटैक आस्था को लग जाता है एंड जिमी के पास मैजिकल पॉइजन की पावर होती है, जिससे आदमी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। इधर हम देखते हैं ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स इन सबको मार रहे होते हैं और ये ज़ॉम्बीज होते तो बहुत ज्यादा है बट बहुत वीक भी होते हैं। नोजेल सोचता है आखिर इन अटैक्स का मतलब क्या है? इन वीक ज़ॉम्बीज के साथ ये कभी क्लोवर किंगडम पे कब्जा नहीं कर सकता। कहीं इन लोगों का मकसद हमें बिजी रख के हमारे किंग को तो किडनैप करना नहीं है। इसके बाद हम क्लोवर किंगडम के किंग को देखते हैं। क्या जूलियस यहाँ पे नहीं आया मुझे बचाने? नहीं सर, डायमंड किंगडम ने हम लोगों के एक विलेज पर अटैक कर दिया है, वो उसे रोकने गए। उससे कहो कि उस विलेज के लोगों की जान मेरी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। उससे कहो कि वो जल्दी यहाँ पर आए, मुझे तो लग रहा है ये सारे लोग मुझे ही किडनैप करने आए हैं। चिंता मत करिए सर, हम सारे मैजिक नाइट्स के रहते हैं, आपको कोई छू भी नहीं सकता। ठीक है, एक काम करो, जितने भी मैजिक नाइट्स इस किंगडम में है सबको मेरे पास बुला लो। बट सर फिर हमारे किंगडम के लोगों का क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जल्दी बुलाओ सबको और तुम मुझे खाना खिलाओ। एंड इधर हम देखते हैं उस पॉइजन की वजह से आस्था को बहुत दिक्कत हो रही होती है एंड नोएल इधर छुप के आस्था को देख रही होती है। वो उसकी मदद करने नहीं जा रही होती क्योंकि उसको उसके भाई बहन के बातों की याद आ रही होती है। मैं क्या ही कर सकती हूँ, आखिर मैं तो वीक हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं आस्था के ऊपर एक बोझ बन जाऊंगी। लियो आस्था को जल्दी जाके बचाओ। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज नोएल के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी फुगीलियोन नोएल को बचा लेता है। क्या कर रही हो नोएल तुम? बैटल पे ध्यान दो। सॉरी मामा। एंड असल में फुगीलियोन नोएल का मामा होता है। ध्यान से सुनो नोएल, मुझे पता है कि तुम इतना क्यों डर रही हो और अपनी पावर्स पर शक कर रही हो, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें वीक कहते हैं और तुम्हें पता है कि तुम वीक हो, है ना? जिसको सुनकर नोएल दुखी हो जाती है और चुप हो जाती है। नोएल मेरी इस बात को याद रखना, वीक होने में कोई बुराई नहीं है, वीक रहने में बुराई है। ट्रेनिंग करो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो ताकि तुम्हारे भाई बहन दोबारा तुमसे ये ना कह पाए। जिसको सुनते ही नोएल की आंखें खुल जाती हैं। ये सही तो कह रहे हैं, आस्था भी हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो भी कभी न कभी वीक था और अगर आस्था ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो मैं भी हो सकती हूँ। एंड इधर हम देखते हैं आस्था डेड और जिमी के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे उस बच्ची को बचाना होता है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। नेरो भी इस बच्ची को संभाल रही होती है, लेकिन तभी नोएल अपने मैजिक से उस बच्ची के ऊपर एक बैरियर बना देती है। ओए गधे, जाओ बिना किसी टेंशन के इस आदमी से लड़ो और इसकी बैंड बजा दो। थैंक यू नोएल, तुम सच में बहुत कमाल हो यार। चुप रहो और जाके लड़ो। एंड आस्था के पास कुछ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं लेकिन उनको लियो संभाल लेता है। इन छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को मैं तुम्हारे पास आने भी नहीं दूंगा पास्ता, जाओ। एंड अब आस्था के ऊपर कोई टेंशन नहीं होती एंड वो तैयार हो जाता है डेड की बैंड बजाने के लिए। वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है एंड लट्टू बन जाता है भाई। एंड जिमी के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और जिमी को हरा देता है। बहुत अच्छे खस्ता, वाह ये भैया कितने स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे जिमी को हरा दिया। लो इससे लड़ो। सोल्जर नंबर 3 इलेक्ट्रो। एंड तभी आस्था के सामने डेड का तीसरा सोल्जर आ जाता है जिसके पास लाइटनिंग की पावर होती है एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अपना ख्याल रखना आस्था। एंड नोएल उस बच्ची को वहाँ से भगा देती है और तुम दोनों लड़ो मेरे सोल्जर नंबर 2 से। एंड इस सोल्जर का नाम मड होता है जिसके पास कीचड़ की पावर होती है एंड वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था इलेक्ट्रो के ऊपर अटैक कर रहा होता है बट इलेक्ट्रो बहुत ऊपर उड़ रहा होता है, इसीलिए आस्था उसके पास तक पहुंच नहीं पा रहा होता। नीचे तो आबे फिर लड़ाई होगी ना। एंड तभी इलेक्ट्रो आस्था के ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक करने वाला होता है जिससे आस्था बच नहीं सकता था। लेकिन तभी फुगीलियोन अपने मैजिक से एक बार में इलेक्ट्रो को खत्म कर देता है। क्या सिर्फ एक अटैक में इलेक्ट्रो खत्म हो गया? केवल एक ही आदमी इस पूरे किंगडम में है जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फायर पावर है, क्रिम्सन लायन स्क्वाड का कैप्टन फुगीलियोन। बहुत अच्छे आस्था, बहुत अच्छा लड़े तुम। अब जल्दी मिमोसा के पास जाओ वरना इसका पॉइजन तुम्हें पूरी तरह से पैरालाइज कर देगा। एंड आस्था को यकीन नहीं होता कि फुगीलियोन उसकी तारीफ कर रहा होता है। और हाँ आस्था, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं ले पाया। यामी भी सच में कभी कभी बहुत अच्छे डिसीजन ले लेता है। और हाँ आस्था, मैं भी विज़ार्ड किंग बनना चाहता हूँ तो तुम मुझे भी अपना राइवल समझो। एंड फुगीलियोन डेड की तरफ आगे बढ़ जाता है उसे सबक सिखाने के लिए। एंड डेड अब थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसके सामने खुद क्रिम्सन लॉयन का कैप्टन फुगीलियोन खड़ा होता है। आस्था बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी एक कैप्टन ने तारीफ करी होती है और वो उसे अपना राइवल समझते हैं। फुगीलियोन सर, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। एंड आस्था डेड की तरफ भागता है। चुप रहो, जल्दी मिमोसा के पास जाओ वरना पैरालाइज हो जाओगे तुम। मैं देख सकता हूँ पॉइजन बहुत तेजी से फैल रहा है तुम्हारी बॉडी में। और लियो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं भैया। एंड तभी लियो अपने मैजिक से डेड के सोल्जर नंबर 2 का अंडा फ्राई बना देता है भाई। आस्था को यकीन नहीं होता कि ये दोनों भाई कितने कूल हैं। अब तुम नहीं बच सकते डेड। ये बताओ कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक क्यों किया? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी क्लोवर किंगडम से? शायद मैं आपको याद नहीं हूँ कैप्टन, मैंने पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन फिर भी आप लोगों में से किसी ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया। क्यों? क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए? सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया और इतने सारे लोगों को जान से मार दिया। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी।
भले ही तुम लोगों ने मेरे 3 सुपर सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन मेरे सोल्जर नंबर 1 के रहते तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। एंड तभी डेड अपने सोल्जर नंबर 1 को बुलाता है, जो उसके आसपास एक शील्ड बना देता है। लू की शील्ड को हजारों मैजिक नाइट्स एक साथ मिलके भी नहीं तोड़ सकते। अब तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम शायद भूल रहे हो डेड, तुम्हारे सामने कोई आम मैजिक नाइट नहीं खड़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा है खुद क्रिम्सन लायन का कैप्टन फुगिलियन। एंड तभी फुगिलियन अपने सिर्फ एक अटैक से लू और उसकी शील्ड दोनों की चटनी बना देता है। एडास्ता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तो ये है एक मैजिक नाइट स्क्वाड के कैप्टन की पावर, और ये मेरे राइवल हैं। ये नहीं हो सकता, सिर्फ एक अटैक से मेरा लू मारा गया। एंड तभी फुगिलियन डेड को अपने फायर ट्रैप मैजिक से पकड़ लेता है। एंड ये सारे ज़ॉम्बीज अपने आप बेहोश हो जाते हैं। लगता है हम लोग जीत गए। यार मेरा भी मन नहीं भरा था, मुझे और लड़ना था। लगता है हम लोग जीत गए, मुझे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। एंड तभी ये सारे के सारे किंगडम के लोग इन सब की तारीफ करने लगते हैं एंड सबको थैंक यू बोलने लगते हैं। थैंक यू सो मच मैजिक नाइट, आप सब सबसे अच्छे हो। वाओ, उस लड़के को तो देखो, वो कितना हैंडसम है। हाँ सही कहा। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं फुगिलियन के कान में एक माइक्रोफोन लगा होता है, जिसमें से कोई बोलता है, बहुत अच्छे डेड, कोई बात नहीं, तुम पकड़े गए, हमारा मिशन पूरा हो गया है, लीडर बहुत खुश होंगे। एंड आस्था को भी किसी के बोलने की आवाज आती है। नोजेल भी इधर सोच रहा होता है कि नहीं, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है डेड, प्लान को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। एंड तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रिम वॉर अपने आप जलने लगती है एंड यूनो को हवा में उड़ा देती है। एंड तभी अचानक से इन सारे कैप्टन के नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुल जाता है, जिसमें ये सारे लोग फंस जाते हैं। ये क्या है? एंड ये पोर्टल इन सारे मैजिक नाइट्स को क्लोवर किंगडम से बहुत ज्यादा दूर कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। ये क्या हुआ हम लोगों के साथ? हमारा क्लोवर किंगडम खतरे में है। एंड तभी फुगिलियन और इन दोनों को पता चल जाता है कि सारे मैजिक नाइट्स क्लोवर किंगडम के कहीं बाहर टेलीपोर्ट हो गए। तो ये तुम्हारा प्लान था, क्लोवर किंगडम के सारे पावरफुल मैजिक नाइट्स को एक जगह पर लाकर यहाँ से दूर भेज देना। एंड ये सारे लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सारे मैजिक नाइट्स कहाँ गए। एंड तभी इन सब के ऊपर एक औरत अपने मैजिक से अटैक कर देती है और इन सब की लाइफ पावर इन सबसे छीनने लगती है। अभी मजा आएगा ना, तुम सबकी लाइफ पावर से मैं और ज्यादा टाइम तक जवान रह पाऊंगी। एंड क्योंकि ये औरत इन सबकी लाइफ पावर चूस रही होती है, तो ये सारे के सारे लोग बूढ़े होने लग जाते हैं और डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। ये औरत सबकी जिंदगी उनसे छीन रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है, क्योंकि उसे तो उसकी ग्रिम वॉर ने बचा लिया था। ओह, तो तुम बच गए, तुम तो बहुत हैंडसम हो यार। मैं तुमसे तुम्हारी एज नहीं छीनूंगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो। बिल्कुल नहीं, मैं चुड़ैल से शादी नहीं करने वाला। क्या बोला तुमने? चुड़ैल? एंड इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। यूनो सोचता है कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। इन लोगों ने सारे मैजिक नाइट्स को दूर भेज दिया है, कहीं ये किंग को तो किडनैप करना नहीं चाहते। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने क्लोवर किंगडम के ऊपर अकेले अटैक नहीं किया था, तुम्हारे साथ 2 लोग और हैं। कहाँ है वो दोनों? जिसपे डेड कुछ भी नहीं बोलता। आखिर क्या है तुम लोगों का प्लान डेड? क्योंकि अगर तुम लोग किंग को किडनैप करने की सोच रहे हो तो वो तुम लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि किंग के पास अभी सारे के सारे मैजिक नाइट्स और बाकी के कैप्टन हैं। एंड तभी डेड जोर जोर से हंसने लगता है। किसने कहा कि हम यहाँ पर किंग को किडनैप करने आए हैं? तुम जानना चाहते हो फुगिलियन, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम्हारे लिए। हम सब यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने आए फुगिलियन। क्या? ये तीनों डेड की बात को सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। एंड तभी फुगिलियन के पास भी एक टेलीपोर्ट पोर्टल खुल जाता है और फुगिलियन भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है। यूनो इधर इस चुड़ैल के साथ लड़ रहा होता है, बट इस चुड़ैल के अटैक्स यूनो को लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूनो को दिखाई और सुनाई देना बंद होने लगता है। पता है मेरे अटैक से क्या होगा? तुम्हें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाएगा और फिर तुम बेहोश हो जाओगे, और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर लेके चलूंगी, जहाँ पर तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। यूनो इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना लग ही नहीं रहा होता, क्योंकि अब यूनो को दिखाई और सुनाई देना दोनों बंद होने लगता है। यूनो को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे दिखाई और सुनाई दोनों ही नहीं दे रहा है और मैं उस स्पिरिट मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता। आखिर क्या करूं मैं? एंड तभी यूनो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी विंड स्पिरिट सिल्फी दोबारा से जाग जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक मिनट, ये तो विंड स्पिरिट सिल्फी है, ये कहां से आई इस बच्चे के पास? इम्पॉसिबल। एंड तभी यूनो की विंड स्पिरिट सिल्फी टोर्नेडो कैनन का यूज करती है एंड इस औरत को एक बार में हरा देती है और इन सारे के सारे लोगों के पास उनकी एज वापस लौट जाती है और सारे लोग वापस से यंग हो जाते हैं। एंड ये चुड़ैल सीधे जाके कैसल के किचन में क्रैश करती है, जहाँ पर चार्मी खाना खा रही होती है। एंड अब जाके हम इस चुड़ैल का असली चेहरा देखते हैं। सर, हमें यहाँ से निकलना होगा, हम पर अटैक हुआ है। हाँ ठीक है। बिल्कुल नहीं, मुझे पता होता कि उस लड़के के पास विंड स्पिरिट है तो मैं उससे कभी ना लड़ती। मुझे जल्दी किसी की लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। एंड तभी इस बूढ़ी चुड़ैल को अपने सामने चार्मी दिखती है एंड वो चार्मी की तरफ आगे बढ़ने लगती है उसकी लाइफ एनर्जी उससे छीनने के लिए। एंड चार्मी को लगता है कि वो उसका खाना छीनने आ रही है उससे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे खाने से दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन ये बूढ़ी औरत चार्मी की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही होती है। नहीं, मुझे उसे जल्दी रोकना होगा, वरना वो किसी और की एज एब्जॉर्ब करके दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड इधर हम देखते हैं चार्मी कई बार इसको मना करती है मेरे खाने से दूर रहो, लेकिन ये उसकी तरफ आगे बढ़ती ही आ रही होती है। एंड अब चार्मी का दिमाग खिसक जाता है। मैंने कहा ना मेरे खाने से दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आता। एंड चार्मी अपना मैजिक यूज करती है, हंग्री शीप मैजिक। एंड चार्मी की मैजिकल शीप उल्टा इस चुड़ैल का सारा मैजिक पावर एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इसको एक ऐसा पंच मार दी कि अब ये सीधा कीका टाउन के बाहर जाके गिरेगी। दोबारा मेरे खाने को मुझसे छीनने की सोचना ही मत। लेकिन तभी जैसे इसका मैजिक खत्म होता है, चार्मी का खाना नीचे गिरने वाला होता है। नहीं, मेरा खाना, कोई बचाओ उसे।
लेकिन तभी उसके खाने को यूनो बचा लेता है। तो ये है वो लड़की जिसने अभी उसे हराया, और ये तो आज तक स्क्वाड की है। एंड यूनो चार्मी को उसका खाना वापस कर देता है। तुम ठीक तो हो ना? एंड तभी चार्मी यूनो को देखती है और उसको यूनो से प्यार हो जाता है, क्योंकि एक तो उसने उसके खाने को बचाया, ऊपर से वो दिखता भी इतना अच्छा है। साला मुझे क्यों जलन हो रही है इससे? थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है वैसे मेरे प्रिंस? हाँ प्रिंस यूनो। लेकिन तभी यूनो वहीं पर बेहोश हो जाता है और चार्मी उसे और अपने खाने दोनों को अपने मैजिक पावर से बचा लेती है। शायद ये मेरी जिंदगी का बेस्ट है। एंड यहाँ पे इन लोगों का सब सेटल हो जाता है, लेकिन इधर हम फुगी लियोन को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर घूम रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने हमारी एनिमे का मेन विलेन आ जाता है। नहीं ये नहीं हो सकता। एंड इधर लियो डेड को गुस्से से पकड़ लेता है। जल्दी बताओ तुमने मेरे भाई को कहाँ भेजा है? नहीं लियो, फुगी लियोन सर को इसने नहीं भेजा है। जिसने भी उसे भेजा है वो जरूर हमारे आसपास कहीं है। एंड आस्था पूरी ध्यान लगाकर सुनता है और उसको उन चारों के अलावा एक और हार्ट बीट सुनाई देती है। एंड वो तुरंत उस हार्ट बीट की तरफ भागता है एंड वो डेड के टीममेट को ढूंढ लेता है, जो वहीं ज़ॉम्बीज़ के बीच में छुपा होता है, जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है। एंड इसका नाम ओबिटो होता है। यार तुम मुझे ढूंढ भी कैसे सकते हो जब मैंने ये मास्क पहना था? जानवर हो क्या तुम बच्चे? लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मिशन पूरा हो चुका है। एंड तभी इन लोगों के बगल में फुगी लियोन गिर जाता है, जिसका एक हाथ कट चुका होता है एंड वो बस मरने ही वाला होता है। नोए, लियो और आस्था बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भैया! एंड अपने भाई की हालत को देखकर लियो एकदम सदमे में आ जाता है। एंड तभी डेड लियो के ऊपर एक अटैक यूज कर देता है और लियो दूर जाकर गिर जाता है। डेड, हमारा मिशन पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। एंड तभी ओबिटो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से डेड के साथ वहाँ से भागने लगता है। नहीं, मैं इसको जाने नहीं दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। एंड तभी आस्था अपना दिमाग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड को डेड के टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर फेंक देता है। एंड वो दूर से ही ओबिटो की टेलीपोर्टेशन मैजिक को खत्म कर देता है। एंड तभी आस्था उसके पास आकर उसको एक हेडबट मार देता है। ओबिटो दोबारा से डेड को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से आस्था उसको अपनी दूसरी स्वॉर्ड से रोक देता है। एंड अब आस्था डेड को यहाँ से जाने नहीं देने वाला था, लेकिन जिमी के पॉइजन की वजह से आस्था धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा होता है एंड उसे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार लेकर डेड की तरफ किसी तरह बढ़ रहा होता है। डेड सोचता है कि आखिर कौन है ये लड़का? जिमी के इतने स्ट्रॉन्ग पॉइजन के बाद भी ये हिल भी कैसे रहा है? ओबिटो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो डेड को अकेले छोड़ के नहीं भाग सकता था और सारे के सारे मैजिक नाइट्स कभी भी यहाँ पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन तभी डेड और ओबिटो के बाकी के टीममेट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए डेड, तुम एक बच्चे को नहीं हरा पा रहे। एंड आस्था को डेड और ओबिटो के अलावा 5 और लोग घेर लेते हैं। अब बोलो बच्चे, अब मांगो अपने जान की भीख। लेकिन तभी आस्था हंसने लगता है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से खुद को ही काट लेता है, जिसकी वजह से जिमी का पैरालाइज मैजिक उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। क्या इस लड़के ने खुद को ही काट लिया? ये पागल है। एंड तभी आस्था बोलता है, शायद टाइम आ चुका है प्रूव करने का कि मैं क्यों बनूंगा अगला विज़र्ड किंग। आ जाओ तुम सब के सब एक साथ। एंड आस्था अकेले तैयार हो जाता है इन 7 लोगों से अकेले लड़ने के लिए। एंड यहाँ पर हमारी एनिमे का पार्ट 7 खत्म हो जाता है। एंड आई नो तुम लोग कहोगे साला हमेशा इतने मेन टाइम पे क्यों खत्म करता है? अगले पार्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भाई, और क्या। एंड मैं जानता हूँ तुम लोग में से कई लोग सोच रहे होगे कि भाई तुम इतने देर में वीडियो क्यों डालते हो। देखो मैं आज तुम लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है? असल में देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे चैनल पे एक प्रॉब्लम चल रही है। एंड वो ये है कि पता नहीं क्यों भाई यूट्यूब हाथ पैर धोके मेरे पीछे पड़ गया है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि पहले तो यूट्यूब ने मेरे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमा रहा। और तुम लोग समझते होगे भाई कि एक क्रिएटर के लिए पैसे कितने जरूरी होते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रह सके और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। एंड उसके बाद यूट्यूब पता नहीं क्यों एक एक करके मेरी सारी वीडियोस मुझसे डिलीट करवा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं यूट्यूब मेरा चैनल ही डिलीट ना कर दे। एंड इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन कई लोग कह रहे हैं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे चैनल पे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी दिक्कतें और भी कई दिक्कतें हैं भाई, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं पूरी जान लगाकर अपनी वीडियोस बनाता हूँ। जानते हो क्यों? 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन तो ये है कि मुझको वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। एंड दूसरा और मेन रीजन हो तुम लोग भाई। मेरे को ना दिल से बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग कहते हो नेक्स्ट पार्ट लाओ, नेक्स्ट पार्ट लाओ। कई लोग तो गाली भी देते हैं। एंड मेरे को ना एक एक कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग सोचते हो कि 5000 कमेंट्स आते हैं इसकी हर वीडियो पे, कहाँ पढ़ता होगा ये सारे कमेंट्स? नहीं भाई, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ तो बस देखो मुझे इतना ही कहना था, इसीलिए मेरी वीडियोस थोड़ी लेट हो जाती हैं। बट हाँ, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊं। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 600 कमेंट्स, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।